नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली ट्रैकर्स यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने अलग अलग मॉक टेस्ट से उठाए हैं। स्टार्ट करते हैं। मेंस लेवल के मेनली। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड, जो कि एक रेगुलर पॉलीगन का बेस है उसमें, और एरिया उसकी बेस का दिया हुआ है और लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। हर एक एरिया मतलब हर एक लेटरल सरफेस का एरिया दिया हुआ है और नंबर ऑफ लेटरल सरफेसेस इसमें पूछी हैं। एक समबाहु आधार वाले पिरामिड के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और प्रत्येक पार्श्व सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें पार्श्व फलकों की संख्या ज्ञात करनी है हमको। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है पिरामिड का, और उससे पहले आपको एक पिरामिड का अंदाजा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोन एक तरीके का पिरामिड होता है। पिरामिड एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट होता है जो एक तरफ से पॉइंटेड होता है और एक तरफ से पूरा बेस होता है उसका। चाहे अब पिरामिड वो सर्कल के ऊपर भी बन सकता है, स्क्वायर के ऊपर भी पिरामिड बन सकता है। ठीक है, इजिप्ट वाले पिरामिड देखे होंगे आपने, वो भी एक पिरामिड है। ठीक है, हम अपने अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जरा, हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है पिरामिड का और उसका बेस एरिया और हर एक लेटरल सरफेस का एरिया दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया, हम पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया किसी भी पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपको इसी डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा। अगर मुझे इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा। सबसे पहले तो मैं इसका बेस एरिया निकाल लूंगा। ठीक है, फिर उसमें क्या जोड़ूंगा, ये जो सरफेसेस हैं 1 2 3 4, ये वाली जो सरफेसेस हैं इनका भी सरफेस एरिया, तो ये इनको बोलते हैं हम लेटरल सरफेसेस। ठीक है, या फिर पार्श्व सतह। सो हर किसी का लेटरल सरफेस मतलब, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कितनी लेटरल सरफेसेस हैं। पहले एक का हम वो निकालते हैं, मतलब एरिया ऑफ ईच लेटरल सरफेस, एरिया ऑफ ईच लेटरल सरफेस। अब जितनी नंबर ऑफ लेटरल सरफेसेस हैं उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम मान लेंगे n। n किसको माना है हमने, नंबर ऑफ लेटरल सरफेसेस। ठीक है, उसको मान लिया। पार्श्व सतह जितनी है हमारी उनको। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू है उनको पुट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी है 90, बेस एरिया कितना दिया है 30, और n की वैल्यू हमें पता ही लगानी है, और एरिया ऑफ ईच लेटरल सरफेस कितना दिया हुआ है 6। n इंटू 6 की वैल्यू हो जाएगी 60 और n की वैल्यू हो जाएगी 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिग्नोमेट्री से। इस क्वेश्चन में आपको कॉट बी की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछी है। हम थोड़ी अपनी ईजनेस के लिए साइन बीटा को एस मान लेते हैं और कॉस बीटा को सी मान लेते हैं, और उसके हिसाब से हम इसमें से एस कॉमन लेते हैं पहले तो 13 प्लस 7 सी अपॉन में एस, और 4 प्लस में 11, यहाँ पे एस स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे सी अपॉन में एस इंटू में सी स्क्वायर। देखिए मैंने सी अपॉन में एस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉट बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो हम इसे डायरेक्ट उठा के इधर पुट कर देंगे। कैसे, 13 प्लस में 7 इंटू में इसकी वैल्यू है 11। ठीक है, 4 प्लस में 11 एस स्क्वायर प्लस में 11 सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से दिख रहा है 11 आराम से कॉमन आ सकता है। पहले ऊपर वाली की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 77 और 13 90, नीचे 4 प्लस में 11 कॉमन लिया तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 1। आगे आ जाएगा 15, आंसर आ जाएगा 6 आपका। ये हो गया आपका इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डाटा दिया हुआ है किन्हीं रेजिडेंट्स का। उसमें क्या है कि 110 लोग टीवी देखते हैं, 120 लोग रेडियो सुनते हैं और 90 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 60 लोग ऐसे हैं जो इन दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, टीवी और रेडियो का। 50 लोग रेडियो न्यूज़पेपर का, और 40 टीवी और
न्यूज़पेपर का, 20 ऐसे हैं जो तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं पहले। हमने मान लिया ये लोग टीवी देखते हैं, ये लोग रेडियो सुनते हैं और ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर अच्छा होगा हम इसे अलग अलग कलर से बनाएं। एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हमने मान लिया कि जो ये वाले लोग हैं ये टीवी देखते हैं और जो ये वाले लोग हैं वो रेडियो सुनते हैं और जो ये वाले लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें इनका डाटा दिया हुआ है, 110 लोग ओवरऑल ये हैं, 120 ओवरऑल ये हैं, इतना तो आप समझते ही होंगे, और 190 ओवरऑल ये हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 60 लोग ऐसे हैं जो कि टीवी और रेडियो दोनों देखते हैं। अब देखिए एक मिनट, इसमें हम आपको कुछ दिखाते हैं। 60 लोग, तो 60 लोग इधर वाले हैं, ये टीवी और रेडियो वाले। अच्छा, 50 लोग रेडियो और न्यूज़पेपर वाले हैं, 50 लोग रेडियो और न्यूज़पेपर वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। 40 लोग टीवी और न्यूज़पेपर वाले हैं, देखिए, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी उन रेजिडेंट्स की जो सिर्फ एक एग्जैक्टली वन मीडियम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, मतलब कि ये वाली, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो 110 है ये पूरे इसकी वैल्यू है ना, तो आपको बताइए। सो हम पहले इनको प्लस कर लेते हैं सबको, 110 प्लस में 120 और प्लस में 90। अब देखिए जब मैंने 110 के साथ में ये वाली वैल्यू प्लस की तो ये वाला पोर्शन जो है वो 2 बार आ गया, ठीक है। और जब मैंने इस वाली वैल्यू के साथ में ये वाली वैल्यू प्लस की तो ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया। ऐसे ही जब मैंने इस वाली वैल्यू के साथ में ये वाली वैल्यू प्लस की तो ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन जो है वो 2 2 बार आ रहा है, जो कि दो दो के बीच में कॉमन है, वो 2 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसको माइनस करना होगा। तो 2 इंटू में 60 प्लस 50 प्लस 40, ठीक है। अब एक और चीज रह गई है, एक और चीज क्या रह गई है, देखिए आपने 2 बार इसको माइनस कर दिया, 2 बार इसको माइनस कर दिया और 2 बार इसको माइनस कर दिया, लेकिन ये वाला जो तीनों के बीच का जो मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये जो तीनों के बीच में है, ये तो 3 बार माइनस हो गया, ये तो 6 बार माइनस हो गया, 2 बार इसके साथ, 2 बार इसके साथ, 2 बार इसके साथ, लेकिन करना कितने बार था, सिर्फ 3 बार, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। तो इसका मतलब इसको +3 कर देंगे, 3 इंटू 20, 3 टाइम्स इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। ये कितना हो गया, 320 माइनस में 641 150 और ये 300 प्लस में 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 80। इसमें ऊपर पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रैक्ट पूछी है उसकी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 80 अपॉन में टोटल संख्या, तो ये आ जाएगी 0.4। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है एक पॉलीगन है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो एक्सटीरियर एंगल्स के सम के 7 टाइम्स है, ठीक है। और हमसे इसमें डायगोनल्स पूछे। पहले तो पॉलीगन कोई भी एक 2D वो हो सकता है, ठीक है, 2D शेप हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है और ट्रायंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मान लीजिए ये कोई आपका, मैंने एक ट्रायंगल ही ले लिया, ये आपका इंटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। और जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और
जो इंटीरियर एंगल्स, टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के किसी भी एक पॉलीगन में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है जो इंटीरियर एंगल्स हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू में 7 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स ये है और इंटीरियर एंगल, देखिए सम है, नंबर तो बराबर ही हो जाएगा, तो सम से तो सम कट ही जाएगा, ठीक है। तो एक इंटीरियर एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, मतलब इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 7 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसको और भी सिंपल करें तो हम I-7 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और एक हमने ये इक्वेशन देखी थी, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू में 180। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये इससे खत्म, -80 इक्वल्स टू में 180 माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, ई की वैल्यू 45/2 आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वैल्यू। हमसे पूछा क्या है, डायगोनल्स पूछे हैं। डायगोनल्स के लिए पहले हमें साइड निकालनी होगी, क्योंकि और साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड निकालने का होता है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो 360 अपॉन में 45 इंटू में 2, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 16, ठीक है। और नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n अपॉन में 2, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो 16 इंटू में 16 - 3 अपॉन में 2, 2 से 8 टाइम्स, और ये आ जाएगा 104 आंसर आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें 25% का डाटा दिया हुआ है मार्क्स का, जो कि 100 में से गिवन है, 100 में से दिए गए हैं 25 बच्चों का नंबर, और उनका मीन पूछा है हमसे, ठीक है। तो निकालते हैं। देखिए जब भी आपको क्यूमुलेटिव के हिसाब से, क्लास इंटरवल के हिसाब से डाटा दिया हुआ हो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आपको, इनका एवरेज ले लेना है, इन दोनों वैल्यूज़ का, और उनको लिखना है xi की जगह, ठीक है। तो 50 60, पहले मैं इसका एवरेज लेके दिखा देता हूँ। 50 + 60 अपॉन में 2, 110 अपॉन में 2, तो 55। तो इसकी वैल्यू को मैं 55 लिख सकता हूँ। ऐसे ही 60 + 70 अपॉन में 2, 130 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 65। तो ये आ जाएगी 65। देखिए आपको दिख रहा होगा 10, यहाँ पे 10 का इंटरवल है, तो यहाँ पे भी 10 का इंटरवल ही रहेगा। तो यहाँ पे 75, 85, 95 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो 330, इसकी 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, और 260, इसकी 150, और इसकी 425, ठीक है। और इसकी ये कितना है, 95, 76 0, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये जाएगा 5 6 2 8 5 13 6 19 2 22 7 4 11 11 5 16 16 1 17 2 19, तो ये 1925। सो अब मीन निकालने के लिए क्या करना रहेगा, 1925 को 25 से डिवाइड करना होगा। 25 7 जा 175, और बचे रहेगा 17 7 175। सो आंसर आ गया 77। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस 29.4 सेंटीमीटर है, उसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 3 कट्स लगा के हर एक एक्सिस पे, ठीक है। सो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखिए जरा, मान लीजिए कोई स्फेयर है, इसको ऐसे पहले ऐसे काटा गया, फिर ऐसे काटा गया, फिर एक एक्स एक्सिस से ऐसे काटा गया,
जेड एक्सिस से, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चलिए अब देखिए, इसको पूछ रहा है कि जो इसका एक पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये वाले पार्ट का जो बाहर का हिस्सा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये वाला जो है इस तरीके से होगा बाहर का हिस्सा इसका, ठीक है। और अंदर से ऐसे 3 सरफेसेस होंगी इसकी। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो इसका जो ये वाला राउंड वाला है इसका निकालते हैं, ठीक है। ये कितना होगा, ये 1/8 होगा ना, क्योंकि भाई ये जब इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 1/8 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि होता है 4πr², प्लस में ये जो 3 सरफेसेस कट्स की वजह से आई हैं इनका एरिया। अब इनका एरिया समझने के लिए ऐसे समझिए जरा, ये हेमिस्फेयर है, पहले इसको ऐसे काटा गया, पहले इसको इस साइड के हिसाब से काटा गया होगा ऐसे, पहले जब स्फीयर को ऐसे काटा गया होगा तो ये ऐसे मिला होगा, ठीक है। तो ये ऐसे, फिर इसको ऐसे काटा गया होगा तो ये ऐसे ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा ये, ठीक है। एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इसकी एक साइड ये हो गई, ठीक है, और एक साइड ये वाली हो गई, एक साइड ये वाली हो गई। सो इसकी एक साइड जो ये वाली है ये 1/4 है एरिया का। मतलब अगर हम इसे सर्कल माने, सिर्फ इसको देखिए ऊपर वाले को, सिर्फ इसको, तो ये 1/4 है इसका, ठीक है। सो 1/4 ऑफ πr²। इसकी रेडियस तो सेम ही रहेगी भाई, ठीक है। और ऐसे कितने सरफेसेस हैं, 1 2 3, तो इनटू में 3। मैं इसको मिटा देता हूँ। सो इससे ये कट जाएगा। सो 1/2 πr² प्लस में 3/4 πr² जाएगा 5/4 πr²। देखिए वैसे तो यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते थे, सिर्फ 11 का मल्टीपल देख लेते हैं अगर उससे आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ से अब कुछ ऐसी चीज़ बची नहीं जिससे 11 कट जाएगा। सो 8 2 10, 10 5 15, 5 और 2 7 नहीं है, 4 5 2 7 6 13, 4 5 9 नहीं है, 7 2 9, 9 6 15, 7 5 12 नहीं है, 9 और 3 12, 12 7 19, 5 और 3 8 11 ये है। तो इसका मतलब यही आंसर है। सो ऐसे भी आपको ट्रिक्स लगानी होंगी पेपर में अगर आपको अपना टाइम बचाना है, और अगर आपको पूरा ही सॉल्व करना है तो ऐसे कर लेते हैं 22/7, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 29.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ी काटा पीटी कर लेते हैं, से कटेगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 4 से 11 बार और 2.19, ठीक है, ये हो गया। अच्छा तो अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू 2.1, इसकी 5 की इसमें, 5 4 या 20, पन्नम 45, 2 47, 5 दूनी 10, 4 14, पॉइंट के बाद एक जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है। यूनिट डिजिट में देखेंगे आप 1 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो 7 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, और 7 इसी में ही आ रहा है, तो एक तरीके से ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो और 11 के मल्टीपल से भी दिखा दिया मैंने आपको, यूनिट डिजिट से भी दिखा दिया। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे पेपर में। बाकी आप इसका निकालेंगे आंसर तो वही आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 4 अपीयर इन अ परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 400 इंक्लूसिव। देखिए 1 से 400 तक पूर्ण वर्गों के अंक में 4 कितना आता है, 4 कितनी बार आता है, ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसमें हमें 400 भी इंक्लूड करना है, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूसिव 400 भी देखना है। तो 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। सो देखिए हमें 1 से 20 तक के स्क्वायर एक बार देख लेने होंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 के स्क्वायर में भी आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे छूट जाता है, जैसे 7 के स्क्वायर में भी 49 आ गया तो दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए 1 से लेके 20 के स्क्वायर देखते चलिए जल्दी जल्दी। 1 के में नहीं आएगा, 2 के में आ जाएगा, 2 के में आ जाएगा, 3 के में नहीं आएगा, 4 के में नहीं आएगा, 5 के में भी नहीं आएगा, 6 के स्क्वायर में भी 4 नहीं आएगा, 7 के में आएगा 49, 8 के में आ जाएगा
64। 9K में नहीं आएगा, 10K में नहीं आएगा, 11K में भी नहीं आएगा, 12K में आ जाएगा 144। 13K में नहीं आएगा, 14K में भी नहीं आएगा, 15K में, 16 में भी नहीं, 17 में भी नहीं, 18 में आ जाएगा 324। 19 में भी नहीं आएगा, 20 में आ जाएगा 400। तो कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टाइम्स आ गया। ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने में हार्ड लगते हैं, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन एक बार आप इन्हें अच्छे से आराम से सोचेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। देखिए पेपर में 90% क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, और मेरा मानना तो ये है 99% क्वेश्चंस इजी आते हैं। बस आपका माइंड उस टाइम किस हिसाब से चल रहा है, आप कितना लोड ले रहे हो, उसके हिसाब से होता है। और ये सब कैसे आएगा? मॉक अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपको आदत पड़ेगी अटपटे क्वेश्चंस करने की, और जितने ज़्यादा आप अजीब अजीब क्वेश्चन करोगे उतना माइंड आपका साफ चलेगा। और एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, और हर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को मल्टीपल से भी तोड़ा और यूनिट डिजिट से भी। सो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस आने चाहिए करने, अगर आपको स्पीड मेंटेन रखनी है, क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है पेपर पूरे नॉर्मल मेथड से करना उसमें एग्जाम में। एक तो प्रेशर इतना रहता है और ऊपर से सारे क्वेश्चंस करने रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीज बाय 1800 एंड पेएबल टैक्स डिक्रीज फ्रॉम 18 to 15%। बोथ केसेस में 29.95 इनकम इज टैक्स फ्री। ये यहाँ पे परसेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। 29.95% इनकम टैक्स फ्री है, और वो सेम टैक्स अमाउंट पे कर रहा है दोनों ही केसेस में। तो उसकी फाइनल इनिशियल इनकम बतानी है हमें, ठीक है। किसी व्यक्ति की आय में 1800 रुपये की वृद्धि हो जाती है, और उस पर जो देय कर है वो 18 से 15% कर दिया जाता है, और इतनी परसेंट आय उसकी कर मुक्त है, ठीक है। तो लेकिन वो क्या कर रहा है, दोनों में ही, इस पे भी और इस पे भी समान धनराशि का भुगतान कर रहा है कर के हिसाब से। तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करनी है, ठीक है। हमने मान लिया उसकी पहली आय थी x, बाद में वो हो गई x प्लस 1800, ठीक है। अब हम इसे अपनी इजीनेस के लिए 29.95 को 30 मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में भी काफ़ी 1000 का गैप तो है ही। सो अगर हम इसे 30 मान लेते हैं तो 30% इनकम फ्री है टैक्स के। सो 70% इनकम पे इसे टैक्स देना होगा, ठीक है। अच्छा, पहली वाली इनकम पे कितना परसेंट टैक्स दे रहा था वो? 18%, और दूसरी वाली पे 15%, और दोनों का इनकम टैक्स बराबर है। सो इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। 3 से 5 टाइम्स, 3 से 6 टाइम्स, 6x 5x प्लस में 9000। सो x इक्वल्स टू में आ जाएगा 9000। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देख रहे हैं यहाँ पे भी मैंने अभी आपको अप्रोक्सीमेशन का भी थोड़ा सा आइडिया दिया है। ऐसे अप्रोक्सीमेशन अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेते तो बहुत दिक्कत आती मल्टीप्लाई करने में। ये 70.71 पॉइंट ऐसे कुछ करके वैल्यूज आती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है एक उधारकर्ता 15% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 रुपये लेता है, और 1 वर्ष के अंत में 20,000 चुकाता है। तो 2 वर्ष के अंत में कितना बकाया है? मतलब कि ये कह रहा है एक बंदे ने 50,000 रुपये लिए, ठीक है, 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और वो भी सेमी एनुअली, मतलब 6 महीने के हिसाब से उसे कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और 1 साल बाद उसने 20,000 दे भी दिए, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि मतलब उसे दूसरे साल के अंत में कितने रुपए देने होंगे कि जो उसका सारा कर्जा चुक जाए। देखते हैं पहले। देखिए अगर उसे 6 महीने के हिसाब से करना है तो 15% का आधा हो जाएगा। तो पहले हम 1 साल की बात कर लेते हैं थोड़ा। 1 साल का सक्सेसिव निकालते हैं, 15/2 15/2 से। ये 15 प्लस में 2.25 अपॉन में 4, तो ये 15.56 आ रहा है, ठीक है। सो मतलब इसे इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1 साल में। और अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा उसका
100 जोड़ देंगे इसमें 115.56, तो मतलब 50,000 पे एक साल बाद इतना अमाउंट हो जाएगा। जीरो से जीरो इस पॉइंट से उड़ा के यहाँ 2 जीरो 100 और ये इससे कट जाएगा, तो इसकी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये है आफ्टर 1 ईयर। 5 30 55 25 3 28 और 55 25 2 27 5 एकम 5 5 30 55 25 3 28 55 25 2 27 5 एकम 5 और 2 7 और ये 5। ठीक है, 57780 इसका अमाउंट हो जाएगा एक साल बाद। 57780। देखिए इसमें अप्रोक्सीमेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि आंसर देखिए यहाँ तक सेम है। ठीक है, और यहाँ पे भी ज़्यादा गैप नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशन भी हम ज़्यादा नहीं ले सकते इसका, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो लेके चल रहे हैं यहाँ से हम वैल्यू को। ये एक साल बाद हो गया। अब उसने क्या किया, एक साल बाद 20,000 रुपये पे भी तो कर दिए थे, तो कितना बच गया 37780। इतनी वैल्यू बच गई उसकी। अभी 37780 पे फिर से एक साल बाद का अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना। उसे इतने रुपए पे करने होंगे अपने सारे पैसे को चुकाने के लिए। तो देखिए इसको हमें मल्टीप्लाई ही करनी होगी और कोई रास्ता भी नहीं है इसका। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इसे थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। 115.56 को 100 + 10 + 5 + 0.5 लिख सकते हैं हम, तो उसके हिसाब से इसे ब्रेक करते हैं। इसका 100% कितना होगा 37780, 10% कितना होगा 3778, 5% कितना होगा 1889। ठीक है, और 0.5% कितना होगा 188.9। इसको जोड़ते हैं जरा। 0.9 8 8 16 9 25 का 2 8 8 24 24 2 26 7 33 का 3, तो 8 8 8 16 3 19 7 19 7 26 का 2 7 3 10 11 2 13 4 3 6 3 5.9। ये आ गई वैल्यू इसकी। तो मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 43639। इसके आसपास का आंसर देखिए जरा। 4363 से थोड़ा बड़ा ही होगा, क्योंकि देखिए जरा यहाँ पे 4363 और यहाँ पे हमने इसकी बाद वाली वैल्यू भी नहीं ली है, 6 के बाद वाली, 5 के बाद वाली, तो इससे थोड़ा बहुत बड़ा ही होगा 4363 से। तो ये 4363 से छोटा है, ये भी बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना पड़ेगा। 43635.9 ये हो जाएगा इसका। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर सही लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।